सबके दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कैसे होंगी, कब होंगी, क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ लीजिए। आज कर रहे हैं प्लस टू बायोलॉजी, और प्लस टू बायोलॉजी में रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था, श्वसन को अपनों ने प्रारंभ किया था। कहां तक पहुंच गए थे? हमने क्रेब्स साइकिल के बाद में ईटीएस को कंप्लीट कर लिया लास्ट लेक्चर वीडियो में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किस तरह से इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करते हैं ईटीएस के अंदर, से इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि वो हाइड्रोजन आयन को पंप करवा देती है, फेंक देती है। कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। वहां तक अपनों ने पढ़ लिया था, लेकिन अभी तक एटीपी का निर्माण नहीं हुआ, अभी तक एटीपी का फॉर्मेशन हमने नहीं किया है। अभी तक एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उस काम को अंजाम देने के लिए आज अपने को पढ़ना पड़ेगा क्या? केमिओस्मोटिक थ्योरी, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक परासरणीय सिद्धांत या रसायन परासरणीय सिद्धांत, ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन। किसने दिया? सबसे पहला सवाल उठता है, किसने दिया? पीटर मिशेल ने। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पीटर मिशेल। 1961 में ये वो इंसान था जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, प्रतिपादित किया किसको? केमिओस्मोटिक थ्योरी, जो बताता है किसको कि एटीपी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। उन्होंने क्या बताया कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपने। जब अपने बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, तो वहां अपने को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सब कुछ वहीं चलता है। वहां पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कहां फॉर्मेशन होता है, कहां बनता है? वहां पर फोटोसिंथेसिस के अंदर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब अपने लाइट रिएक्शन पढ़ी है, प्रकाशीय विक्रिया, एटीपी का फॉर्मेशन होता है NADPH2 के साथ में। कहां पर होता है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जो कंज्यूम होती है, खर्च होती है। कहां पर? जब डार्क रिएक्शन चलती है, अप्रकाशीय विक्रिया चलती है। तो चाहे अपने फोटोसिंथेसिस करें, चाहे अपने रेस्पिरेशन करें, एटीपी का फॉर्मेशन जहां जहां होगा वहां पर अपने को एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है। वो है केमिओस्मोटिक थ्योरी या रसायन परासरणीय सिद्धांत, जो कि पीटर मिशेल ने दिया था 1961 में, और उनको नोबेल प्राइज मिला इसी काम के लिए। 1 मार्क में पूछा जाए, 1 अंक में पूछा जाए, तो अपने ये बताएंगे ये थ्योरी क्या बताती है हमें? ये एटीपी के प्रोडक्शन को बताती है, एटीपी के निर्माण को बताती है, चाहे वो कहां हो, क्लोरोप्लास्ट में हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों जगह एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो वो उसके पीछे कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है? केमिओस्मोटिक थ्योरी। चलिए, यहां पर अपन ने एक डायग्राम बना रखा है, अभी लेबल नहीं है, लेबल मैं करता हूं अभी। ये अपना कौन सा स्पेस है? आउटर स्पेस, जो अपन ने लास्ट लेक्चर वीडियो में भी कंप्लीट किया होगा। आउटर मेम्ब्रेन वाला स्पेस है ये, बाह्य झिल्ली। और ये जो अपन ने बना रखा है, ये आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये इलाका कौन सा है? ये मैट्रिक्स है। इतनी बातें अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में कर चुके हैं। ये बाह्य झिल्ली है या आंतरिक झिल्ली है, और ये मैट्रिक्स है। ये खाली स्पेस जो अपने को दिखाई दे रहा है वो मैट्रिक्स है। ये ग्रुप जो अपने बना रखा है एक, वो क्या चीज है? वो क्रिस्टी है। याद होगा आपको क्रिस्टी क्या चीज होती है? जगह जगह से जो इनर मेम्ब्रेन है, वो जगह जगह से मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाती है? धस जाती है, थोड़ी मर्ज हो जाती है। जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को अपने बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये क्या चीज है? क्रिस्टी। तो अपने पढ़ चुके थे ईटीएस कहां होता है, क्रिस्टी के ऊपर बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपने को ईटीएस बनाने की आवश्यकता नहीं है, ईटीएस अपने पढ़ चुके हैं। ईटीएस में हुआ क्या था? ईटीएस के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन थे वो सारे पंप हो गए। किस तरफ हो गए? इस खाली पड़ी जगह के अंदर। ये खाली पड़ी जगह कौन सी है? इसको बोलते हैं अपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये है अंतर झिल्ली अवकाश। बाह्य झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली है, इसके बीच में जो अवकाश है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहां पर सारे के सारे हाइड्रोजन आयन है वो पंप कर दिए गए थे जब इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया था। किसके अंदर? ईटीएस के अंदर।
और वो सारे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है वो कहां इकट्ठे हो गए थे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। यहां तक अपने पढ़ चुके थे। अब इन हाइड्रोजन आयन की बारी आ गई वापस जाने की, घर लौटने की तैयारी हो गई अब, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ये वापस जाएंगे। क्यों जाएंगे? देखिए, नेचर का, कुदरत का एक कायदा रूल है, वो क्या है कि जितनी भी घटनाएं होती है नेचर के अंदर वो अधिक से कम की ओर होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हर घटना परिघटित होती है। तो अपने देख चुके कि यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर। अब ये वापस जाएंगे किस तरफ, जहां पर कमी हो गई। कमी कहां हो गई? मैट्रिक्स में, या कह सकते हैं आधात्री में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आधात्री के अंदर किसकी कमी हो गई है? वहां पर हाइड्रोजन आयन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो ये हाइड्रोजन आयन अब क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करने से पहले काम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन को जो एनर्जी मिली थी इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने से, वो एनर्जी इनको वापस छोड़नी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, तभी ये वापस आ पाएंगे। तभी इसको क्या बोला गया? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोटिक नाम आया इसमें, ऑस्मोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैट्रिक्स के अंदर कम है। तो यहां से उठकर हाइड्रोजन आयन कहां आएंगे? मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। को पास थ्रू होना पड़ेगा, किसमें से? इनर मेम्ब्रेन में से, आंतरिक झिल्ली बीच में। और जब कई इस तरह की चीजें आ जाती है कि झिल्ली बीच में लगी हुई है, उस तरफ हायर कंसंट्रेशन है, उस तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, वहां से वो पार्टिकल अब मूव कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वो ऑस्मोसिस तो है, वो परासरणी तो है। तभी इसको बोला गया रसायन परासरणीय सिद्धांत या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। अब होगा क्या? इसमें दो चीजें काम करती है। पहली चीज मैंने बता दी, यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो काम करता है, और दूसरी चीज क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, झिल्ली के इस तरफ और झिल्ली के उस तरफ, इस इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ और इनर मेम्ब्रेन के उस तरफ क्या हो गया है? दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, क्या कह सकते हैं? विद्युत विभव, दोनों में फर्क आ गया। जब हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में चलते हैं। अपन ने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए उतने प्रोटॉन निकलते हैं। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन। तो उस तरह से और उसी वजह से इस झिल्ली के ऊपर, इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर, या कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। उस वजह से भी क्या होता है? ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है। अब होगा क्या? जो हाइड्रोजन आयन है ये वापस क्या करेंगे? मूव करेंगे। किस तरफ करेंगे? मैट्रिक्स की तरफ। इनको पास थ्रू होना पड़ेगा, किसमें से? इनर मेम्ब्रेन में से। तो ये वापस जाएंगे, इनके घर लौटने का समय हो गया, तो ये वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाने से पहले इनको क्या करना पड़ेगा? इनको अपनी एनर्जी है वो रिलीज करनी पड़ेगी। इन हाइड्रोजन आयंस को अपनी एनर्जी है वो वापस रिलीज करनी पड़ेगी, तभी वो क्या हो सकते हैं? इसी कंसंट्रेशन के रिगार्ड वो कर सकते हैं मूव। कहां पर? मैट्रिक्स में। तो हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं लेकिन साथ में इनकी एनर्जी भी निकल रही है। वो एनर्जी जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इस क्रिस्टल में से होते हुए कहां पहुंचती है? लास्ट में मैंने क्या बना रखा है? ये F0 F1 पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है? F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। और यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर एक एंजाइम बैठा हुआ है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज, जिसको अपने कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। ईटीएस के अंदर अपने पढ़ा। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर वीडियो में कि 4 जो कॉम्प्लेक्स है वो तो रहते हैं किसके ऊपर? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। और एक जो 5वां बच गया वो कहां रहता है? F0 F1 पार्टिकल के अंदर, और उसका नाम होता है एटीपी सिंथेटेज। वो एंजाइम ही है, एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज बोल दो, एटीपी सिंथेटेज बोल दो। ये वो एंजाइम है जिसको 5th कॉम्प्लेक्स बोला गया है, ईटीएस का ही पार्ट है। और यहां पर ये एंजाइम क्या काम करेगा? यही वो एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। कैसे होगा? ये एनर्जी रिलीज हुई जब हाइड्रोजन आयन उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज की। वो एनर्जी है वो रिसीव कर ली किसने? एटीपी सिंथेटेज ने। अब वो एक्टिवेट हो गया, वो सक्रिय हो गया, वो काम करेगा। काम क्या करेगा वो? अब इस मैट्रिक्स के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। कौन भ्रमण कर रहे हैं? एडीपी। और साथ में कौन भ्रमण कर रहे हैं? भटक रहे हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मूव कर रहे हैं और साथ में एडीपी भी इसमें सस्पेंडेड है। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। अब इस एडीपी को मिलवाना पड़ेगा। अब इस एडीपी के साथ में पीआई को मिलाना पड़ता है,
और मिलाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? एटीपी सिंथेटेज। एडीपी और पीआई को आपस में मिलाने का काम कौन करता है? एटीपी सिंथेटेज करता है। और एटीपी सिंथेटेज को एनर्जी कहां से मिली? जो हाइड्रोजन आयन ने रिलीज की थी वो रिसीव कर लिया। वो काम कर रहा है किसके ऊपर? एडीपी और पीआई के ऊपर, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक फॉस्फेट के ऊपर। जब एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा अपने पास क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अपने कह सकते हैं कि अपने को एटीपी का गेन हो गया है, एटीपी बन गए 36 और 38 एटीपी। इस तरह से एटीपी बनते हैं। और मेजर एंजाइम कौन सा काम में आता है? वो है अपना कहां बैठा हुआ? F0 F1 पार्टिकल के अंदर बैठा हुआ एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, जिसको फिफ्थ कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए थे। हाइड्रोजन आयन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इलेक्ट्रॉनों का रिलीज होना, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां लिखा ऑक्सीडेटिव और साथ में क्या लिखा है? फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फेट को डिनोट करता है। और फॉस्फेट है वो जुड़ा किसके साथ? एडीपी के साथ में। किसने जोड़ा? एटीपी सिंथेटेज ने या एटीपी सिंथेज ने, जिसने एनर्जी गेन की किससे? हाइड्रोजन आयन ने जो रिलीज की थी एनर्जी उसको गेन कर लिया, वो काम करने लग गया। फिर उन्होंने क्या बना लिया? एटीपी। तब इसको बोला गया फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। आज इस लेक्चर वीडियो में उन्होंने सीखा केमियोस्मोटिक थ्योरी, या फिर कह सकते हैं रसायन परासरणी सिद्धांत, जिसको दिया किसने? पीटर मिशेल ने 1961 में, 1961 में नोबेल प्राइज मिला था इनको केमिस्ट्री का। तो आज इस लेक्चर वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे किसको? फर्मेंटेशन को, किण्वन को। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।